सेल्स टैक्स, कहानी शुरू करेंगे यहाँ से सेल्स टैक्स की। आपको पहले ही बताया था आई गेस कि आपके पेपर में जो कंफर्म एरिया पास करने वाला है ना, मतलब वो है सेल्स टैक्स का। सेल्स टैक्स में से आपको कितने % पेपर आने? 30 मार्क्स का पेपर आपको सेल्स टैक्स में से हर हालत में आना ही आना है। 28-30 नंबर का पेपर आपको सेल्स टैक्स में से उसने पूछना ही पूछना है। इसके साथ हमारा एक एरिया है जिसे हम कहते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसमें से कोई आपका 15 से 20 नंबर का पेपर आना ही आना है। अगर आप इस दोनों को सम अप कर लें तो 45 के करीब नंबर जो हैं आपके, 45 नंबर कहाँ से आपके आ रहे होंगे? से इन दो एरिया में से आ रहे हैं। मतलब पूरा टैक्स का सिलेबस एक तरफ, 19 चैप्टर हैं, 19 चैप्टर में से ये जो चैप्टर हैं आपके सेल्स टैक्स का और बिज़नेस का, ये सिंपल कितने मार्क्स लेके दे रहे हैं आपको? 45 नंबर लेके दे रहे हैं। उसके बाद जब चैप्टर 1 और अभी हमने 4 पढ़ा ये वाला, इसमें से कोई आपको चैप्टर नंबर 1 से इनसे आपको कोई 5 से 7 नंबर आ जाते हैं। मतलब ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप 50 से 52 नंबर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस ग्रेड में से सिक्योर कर रहे होते हैं। आप अपना पास पेपर उठा लें, आप उसमें डिवीज़न चेक कर लें। हर पास पेपर में डिवीज़न इसी तरह से गिवन है कि ये 3 एरिया आपके पेपर का आधा है। मतलब पूरा इनकम टैक्स एक तरफ, ये जो है आपके पेपर का आधा है। आपको ये 1000 दफ़ा बताया जाता है, अभी भी आपके पास 1.5 महीना पड़ा हुआ है कि अगर आप इन 3 एरिया को 100% कर गए ना, पेपर आपका इसी अटेम्प्ट में पास है। आप पास पेपर उठा लें, एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ लें, रीजंस ऑफ फेलियर में जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट अटेम्प्टेड एरिया वो यही है। मतलब फ्रॉम द पास्ट 6 अटेम्प्ट इस एरिया की यही वेटेज आ रही है, और जो वर्स्ट अटेम्प्टेड एरिया है वो भी यही चल रहा है। मतलब इतने ये साइंसदान किस्म के बच्चे हैं, जब उन्हें पता है कि ICAP का एग्जामिनर यहाँ पे रख के फेल कर रहा है, वो उसे क्या कर रहे हैं? ख़राब कर रहे हैं। मतलब इस अटैम्प्ट में भी बिज़नेस के न्यूमेरिकल में अराउंड 34% बच्चे जो हैं पासिंग मार्क्स सिक्योर करके आए हैं सिर्फ। तो इस एरिया में से अराउंड आपको 2 न्यूमेरिकल्स आने हैं। 2 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको इस एरिया से आने हैं, जो अराउंड आपके होंगे 34 से 38 नंबर के। मतलब एक न्यूमेरिकल आपको बिज़नेस का आना है और एक न्यूमेरिकल आपको सेल्स टैक्स का आना है, और बाकी सारा आपको क्या आएगा? इसमें से थ्योरेटिकल पेपर आ रहा होगा। तो ये इतना कंफर्म और इतना इम्पोर्टेंट एरिया है कि अगर आप इसको अच्छी तरह कर गए, आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। आप अटैम्प्ट उठाएँ ये वाली, 28% रिजल्ट है। एग्जामिनर कमेंट पढ़ें, जो सबसे वर्स्ट अटेम्प्टेड एरिया है वो सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल है, उसकी थ्योरी है, और बिज़नेस का न्यूमेरिकल है। बच्चों से हुआ ही नहीं है। उससे लाइन लास्ट अटैम्प्ट में जो प्रॉब्लमेटिक एरिया था सेल्स टैक्स की थ्योरी थी, बिज़नेस का न्यूमेरिकल था। उससे पहले जाएंगे तब भी नहीं हुआ। मतलब आप ऑटम 19 के उठा लें एग्जामिनर कमेंट्स और उसको लेके चलते जाएं, हर अटैम्प्ट में वो चिल्ला के कह रहा है कि भाईजान ये 2 एरियाज़ हैं, इन पे जान मार लो, इनको लॉजिकली सीख लो। बट बच्चे क्या करते हैं, आखिरी महीने में जाते हैं, वो किसी ग्रुप में चले जाते हैं जी, ओपिनियन मैटर ले रहे होते हैं कि जी हम क्या करें, टैक्स पास हो जाएगा। वो क्या कहते हैं कि यार इसको छोड़ दो, बाकी तुम्हारा टैक्स पास हो जाएगा। ये हो रहा होता है। तो ये आपको वेरी फर्स्ट डे बता रहा हूँ, पेपर पास करना है। ये 3 एरिया ऐसे हैं जिसमें आपने एक लाइन को भी सिलेक्टिव स्टडी के ऊपर नहीं छोड़ना। ये 3 एरिया कर लो, 50 नंबर है। अगर इस 50 में से मरे भी आपके 35 नंबर आ गए, पेपर पास है आपका। और 35 नंबर उसके कह रहा हूँ जो इंतहा का फजूल बच्चा है, मतलब जिसने ये भी टाइम वेस्ट करना है। मतलब ये एरिया आप चाहें तो आप इस 50 में से 45 नंबर निकाल सकते हैं। मुश्किल एरिया नहीं है ये इतना, मतलब आपके लिए बहुत मुश्किल एरिया होगा नहीं, निकल सकते हैं। बट ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपने फोकस होकर बैठना है, इसको कोई पेंडिंग पे नहीं करना। बेशक बारिश है, सैलाब है, आंधी है, रुड़ते हुए आ जाओ, लेकिन ये एरिया आपने नहीं छोड़ना, इस पर प्रॉपर जान मारनी है, पेपर आपका पास हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं आज से सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स का एरिया कंफर्म जो है वो 30 मार्क्स का आपको पेपर में आना ही आना है। 100% 30 नंबर का एरिया आपको यहाँ पे आना ही आना है। इसको लेके चलेंगे, अगली हमारी कोई
12 डेज़ तक की कहानी जो है 2 हफ्तों की, वो सेल्स टैक्स पे रहेगी, न्यूमेरिकल एंड ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पे लेके चलेंगे। सेल्स टैक्स में मेरी ख्वाहिश होगी इंशाल्लाह, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जब आप ICAP हॉल में बैठें आप सबसे पहले जो एरिया अटैम्प्ट करें वो सेल्स टैक्स का ही हो, और इसमें से अगर 30 नंबर के एरिया तो 25 नंबर मिनिमम जो है वो आप सबके इसमें से आने चाहिए। आपका अगर पेपर में आप ICAP हॉल में गए, अगर पहले 1 घंटे में सेल्स टैक्स हो गया ना, आपका पेपर पास है, कंफर्म पेपर पास है। और इसमें इतना आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको ICAP के हॉल में बैठ कर ये चीज़ लगेगी कि फेमिलियर ही है, हमें चीज़ें आती हैं, हमें चीज़ों का पता है। स्टार्ट करते हैं सेल्स टैक्स को। सबसे पहले हम इसका एनालिसिस देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेल्स टैक्स की डिवीज़न है क्या, इसका एनालिसिस क्या है, इसमें क्या चीज़ें करने वाली हैं, इसमें क्या चीज़ें करने वाली नहीं हैं, चीज़ें कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, उसको देखते हैं। अगर आप इसकी डिवीज़न देखें ना, स्प्रिंग 15 से लेके लास्ट अटैम्प्ट तक न्यूमेरिकली बेसिस के ऊपर और थ्योरेटिकल बेसिस के ऊपर, तो रीसेंट अटैम्प्ट में 19 नंबर का न्यूमेरिकल था, थियरी कितने की थी, 9 नंबर की थी। उससे पहले 15 का न्यूमेरिकल, 11 की थियरी, 8 का न्यूमेरिकल, 17 की थियरी, फिर 17 का न्यूमेरिकल, 13 की थियरी एंड सो ऑन क्या कर रहा है, वो टेस्ट कर रहा है। ऑन एवरेज अगर देखा जाए, ऑन एवरेज पिछले स्प्रिंग 15 से लेके स्प्रिंग 23 तक, तो ऑन एवरेज 16 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछ रहा है सेल्स टैक्स में से, और क्या पूछ रहा है वो 13 मार्क्स की थ्योरी पूछ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि आप इस एरिया को कभी भी एक पर्सपेक्टिव से तैयार कर ही नहीं सकते। अगर आप थ्योरी छोड़ देंगे तब भी फेल है, अगर आप न्यूमेरिकल छोड़ देंगे तब भी क्या होंगे, आप इसमें फेल हो रहे होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया कौन सा है, थ्योरी कि न्यूमेरिकल? अगर आप जाएंगे ना, अमूमन मिथ्स के ऊपर बिलीव करेंगे, या कभी आप पब्लिक से पूछेंगे कि न्यूमेरिकल बड़े मुश्किल होते हैं, नंबर नहीं आते, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, 100 न्यूमेरिकल्स कर लो कि पेपर पास हो जाएगा। लेकिन ICAP का ट्रेंड और ICAP का एग्जामिनर जो है वो कुछ और कह रहा है। ये न्यूमेरिकल की परफॉर्मेंस है, इसका रिज़ल्ट जो है 54% है। इसमें जितने भी है ना एसोसिएट्स वाले न्यूमेरिकल, वो पास पेपर के सबसे मुश्किल न्यूमेरिकल कंसीडर होते हैं। मतलब आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे ना, जहाँ आएगा ना न्यूमेरिकल एसोसिएट वाला, वो वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल है आपके पास पेपर में। फेज एसोसिएट सबसे मुश्किल सवाल है पास पेपर का। कितने % बच्चे पासिंग में लेके गए हैं? 80%, 20 नंबर का सवाल है। आबिद खान 84%, MH एसोसिएट 73%, JF एसोसिएट 74%, हादी एसोसिएट सबसे मुश्किल सवाल है 84%। अगर आप खुद न्यूमेरिकल की परसेंटेज देखें तो न्यूमेरिकल में तो बच्चे मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं। ICAP के स्टैट, एग्जामिनर कमेंट्स, वो सारे बता रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अब देखिए 84% बच्चों ने पासिंग मार्क्स सिक्योर किए हैं, 66 ने, 73 ने, 84 ने। इसका मतलब न्यूमेरिकल जो इतना मुश्किल समझते हैं, या न्यूमेरिकल को इतना बड़ा इन्होंने हवा बनाया हुआ है, न्यूमेरिकल हकीकतन में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। एग्जामिनर कमेंट्स तो यही बता रहे हैं कि न्यूमेरिकल में आपके पासिंग मार्क्स आ जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? सेल्स टैक्स थ्योरी के ऊपर। ये थ्योरी की परफॉर्मेंस है स्प्रिंग 18 से लेके 28%, 15%, 16%, 13%, 15%, इस अटैम्प्ट में भी कोई 30% के करीब पासिंग मार्क्स हैं। इसका मतलब जो एरिया हम सही तरह नहीं कर पा रहे वो कौन सा है? थ्योरी। और आप देख लें स्प्रिंग 18 से लेकर एनालिसिस देख लें, जो वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड एरिया से कौन सा आ रहा है? थ्योरी का आ रहा है। बच्चों को थ्योरी याद ही नहीं है, उनको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट ही नहीं करने आ रहे, या वो उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, या उनकी एफर्ट्स जो है सारी किसके ऊपर है? न्यूमेरिकल्स के ऊपर हो रही हैं। तो ये क्या है हमारा? ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है। मैं आपको पहले ही दिन बता रहा हूँ, पेपर पास करवाना है, इसने करवाना है, इसने करवाना है। थ्योरी अगर आप लोग कर गए ना, पेपर पास है। और इस थ्योरी में जो रट्टे वाली थ्योरी है वो 5 नंबर की आती है, जो क्रैम करना है, जो रट्टा मारना है। बाकी सारी थ्योरी जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड है कि आपने क्या करना है, इस नॉलेज को अप्लाई करना है। तो इसलिए सेल्स टैक्स का अगर आपके पास टेस्ट स्केड्यूल पड़ा हो, 9 टेस्ट हैं। उन 9 टेस्ट में से 6 टेस्ट किसके हैं? सेल्स टैक्स थ्योरी के रखे हुए हैं कि थ्योरी आपको याद करवानी है। होता है जिस तरह मदरसों में पाइप पकड़ के मारते हैं, यार वो साफ करना पड़ेगा, दोनों रूम लॉक करने हैं, AK-47 लेके नहीं पूरा बस्ट मारना है। क्योंकि ये थ्योरी अगर आपको याद हो गई
पेपर आपका पास है। तो ये हमारी इस एरिया की आइडेंटिफिकेशन है। तो सेल्स टैक्स का प्रॉब्लमेटिक एरिया कौन सा है, कौन सा एरिया है? कभी जाके लिटमस टेस्ट परफॉर्म करना, किसी से पूछना कि यार सेल टैक्स में क्या करें, लेकिन मैगल्स कर लो, थ्योरी छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो जो चीज़ आपको छोड़ने के लिए कहेंगे वो क्या होगी, थ्योरी ही होगी। और एग्जामिनर कह रहा है भाई तुम ये छोड़ोगे तुम्हारा पेपर फेल कर दूंगा मैं। तो एग्जामिनर की बात पे यकीन करें, अवाम की बातों पे यकीन करना छोड़ दें। तो पहले ही डे पे बता रहा हूँ कि भाई ये आपका परफॉर्मेंस है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये हमने पंगा इसमें नहीं करना, जो उसने हमें मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर दी हैं वो हमने अब नहीं करनी। अब सेल्स टैक्स को ना अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल्स टैक्स की कुछ डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें से एक आधा आ रहा होता है, हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सेल्स टैक्स के कुछ प्रोविजन एंड रूल्स, मतलब जो डेफिनेशंस पढ़ेंगे उसके मुतालिक हम कुछ रूल्स देखेंगे कि किस तरह से अप्लाई होना है, सेल्स टैक्स किस तरह चार्ज होता है, किस तरह आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करेंगे, किस तरह इनपुट टैक्स कैलकुलेट करेंगे, वो सब कुछ हम सीखेंगे। जब आप सेल्स टैक्स और डेफिनेशंस कर लेते हैं ना, सिर्फ ये 2 एरिया करने से आप अप टू 24 मार्क्स पेपर में सिक्योर कर लेते हैं। बिकॉज अगर आपको सेल्स टैक्स डेफिनेशन आ जाएं और ये प्रोविजन एंड रूल सारे याद हो जाए, इनकी समझ आ जाए, तो आपके 100% न्यूमेरिकल सोल्व हो जाते हैं सिर्फ इस 2 एरिया से। उसके बाद थर्ड पे आते हैं हमारे पास कुछ रूल्स रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन एंड डी रजिस्ट्रेशन, कुछ आते हैं रिकॉर्ड एंड ऑडिट, और एंड पे हमारे पास क्या आते हैं, सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल आ रहे होते हैं। रिमेंबर डेफिनेशंस और ये कर लोगे ना, आपके न्यूमेरिकल जो हैं वो क्या हो जाएंगे, 100% कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब सेल्स टैक्स डेफिनेशन और ये प्रोविजन एंड रूल्स आपका 18 मार्क्स तक का न्यूमेरिकल और अप टू 6 मार्क्स तक की थ्योरी इसमें से हो सकती है। तो 22 से 24 नंबर जो हैं आपके वो सिर्फ़ और सिर्फ ये डेफिनेशंस और इसमें से आ जाते हैं। बाकी जो रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट है, इसमें से मैक्सिमम 5 से 6 नंबर तक का सवाल आता है। बट करना ये भी है, इसको हमने छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेन फोकस कहाँ पे होगा, डेफिनेशंस के ऊपर और किसके ऊपर होगा, रूल्स के ऊपर। बिकॉज ये हमें एनेबल कर देंगे, हमारा न्यूमेरिकल जो है वो इससे 100% क्या हो रहा होता है, सॉल्व हो रहा होता है। इज दैट क्लियर? तो ये अगर आप हर अटैम्प्ट में पकड़ेंगे तो हर अटैम्प्ट में भी सेल्स टैक्स के डिवीज़न यही है कि मेजर एरिया इन 2 एरिया से है, इन 2 एरिया में से एक ना एक सवाल 4 से 5 नंबर का एग्जामिनर ने पूछना ही पूछना है। और ये सारे छोड़ के जाते हैं कि ये हमसे नहीं हो रहा, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हालांकि इसमें से 4 से 5 नंबर का सवाल जो है पेपर में आना ही आना होता है। तो इसको आपने याद रखना है, इसको सेव कर लें, इसकी तस्वीर ले लें, ताकि जब आप तैयार कर रहे हो आपको पता हो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया हमारा कौन सा है और कौन सा नहीं है, किस तरह से हमने प्रिपरेशंस करनी है, ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। अब हम ज़रा सेल्स टैक्स का ना एक ओवरव्यू लेते हैं, सेल्स टैक्स की कहानी समझते हैं, कंसेप्ट समझ लें सेल्स टैक्स का कि सेल्स टैक्स किस तरह से चलता है, सेल्स टैक्स किस तरह से वर्क करता है। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ जाए ना, आपको सेल्स टैक्स करने में भी मज़ा आएगा, सेल्स टैक्स पढ़ने में, याद करने में, इवन न्यूमेरिकल्स जो हैं वो क्या करेंगे, आप इंजॉय कर रहे होंगे। इनकम फ्रॉम बिज़नेस को जानते हैं, बिज़नेस अकाउंटिंग वगैरह पढ़ी हुई है। अकाउंटिंग में जो सबसे अहम एक स्टेटमेंट बनती है वो कौन सी होती है? अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई? सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट कौन सी होती है? उसमें क्या करते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है? सेल्स और लेस एक्सपेंसेस। सेल्स में से, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास ये जो है अपना प्रॉफिट वगैरह आ रहा होता है। जो सेल्स टैक्स है ना वो हमारा क्लोजली रिलेटेड विद बिजनेस है।
सेल्स टैक्स जो है वो हमारा किससे रिलेट कर रहा है, बिजनेस से रिलेट कर रहा है। हम इसको छोटे से ना एग्जाम्पल समझते हैं, छोटी सी वीडियो समझते हैं। हम इसको समझते हैं मिनियन से। सेल्स परचेज को समझना है, इनपुट आउट को समझना है। इसका म्यूट करो ज़रा। देखिए सेल्स टैक्स जो है हमारा सारे का सारा जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें मेन फोकस पता है किसके ऊपर है, एंड कंज्यूमर के ऊपर नहीं है। आप लोगों को शायद लग रहा है कि यार हम चीज़ें खरीद के आ रहे हैं और हमारा फोकस जो है वो कंज्यूमर के ऊपर होगा। हमने सेल्स टैक्स को एंड कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना, हमने इसको पढ़ना है किसके पर्सपेक्टिव के, बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव के, ओनर के पर्सपेक्टिव से हमने पढ़ना है। जैसे यहाँ पे है कि यहाँ पे एक बंदा आता है, वो सामान परचेज करता है, शॉपकीपर जो है वो सेल कर रहा है, ऐसे ही है। अब जब शॉपकीपर सेल करेगा, ये क्या करेगा, इस बर्गर का बिल देगा। उस बिल के ऊपर क्या लिखा होगा कि ये इसकी अमाउंट है, और उसके ऊपर क्या किया होगा, ऐड उसने सेल्स टैक्स किया होगा। तो शॉपकीपर कौन है, जो सामान बेच रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, सेल्स कर रहा है। और सेल्स किसको की जा रही हैं, कस्टमर को, कस्टमर को गुड्स बेची जा रही हैं। जब कस्टमर गुड्स ले रहा है तो कस्टमर इसे क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, ऐसा ही है। जब वो पेमेंट करेगा, जब उसको बिल दिया जाएगा, तो बिल के साथ ही क्या किया जाएगा, उस बंदे से टैक्स लिया जाएगा। जो आप टैक्स लेते हैं जब आप सेल्स कर रहे होते हैं, जब जो आप अपने कस्टमर से टैक्स लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स कह रहे होते हैं। बिकॉज ये चीज़ें आपके बिजनेस से जा रही हैं, आप सेल्स कर रहे हैं, और सेल्स करते हुए जो आप अपने कस्टमर से टैक्स ले रहे हैं, वो हमारा क्या कहला रहा होगा, आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। इज दैट क्लियर? आउटपुट टैक्स कौन पे करेगा, किसको पे करेगा, जिससे आपने सामान खरीदा है। आउटपुट टैक्स कौन पे करेगा, किसको पे करेगा, जिससे आपने सामान खरीदा है। अब ये जो बंदा दुकानदार है जो ये सामान बेच रहा है, ये भी तो कहीं से खरीद के लाया होगा, मतलब ये बर्गर के बन कहीं से लेके आया होगा, पैटिस कहीं से ले आया होगा लेके, ऑयल लाया होगा, बिजली का बिल पे कर रहा है, ये पे कर रहा है। तो जब ये सामान खरीद के लाया होगा तो ये पेमेंट कर रहा होगा। तो जब ये पेमेंट करके आया, मतलब जब इसने परचेजेस की तो इसने क्या किया, इसने पेमेंट की। उस पेमेंट के साथ जो टैक्स ये पे करके आया था, इसे हम क्या कहेंगे, इनपुट टैक्स कहेंगे। बिकॉज इसने वो टैक्स पे किया तो इन्वेंट्री क्या हुई, ये अपने बिजनेस में लेके आया। इसने ऑयल परचेज किया, उसके ऊपर टैक्स पे किया। इसने पैटी परचेज की, उसके ऊपर टैक्स पे किया होगा। बन परचेज किए होंगे, टैक्स पे किया होगा। तो हमने देख रहे हैं इस दुकानदार के पर्सपेक्टिव से कि इसने क्या किया, जब इसने परचेजेस की, खरीदारी की, तो इसने इनपुट टैक्स पे किया, ये करके आ गया। जब कस्टमर को सेल्स कर रहा था तो कस्टमर से क्या लिया, इसने आउटपुट टैक्स ले लिया। तो ये इस आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करेगा और रिमेनिंग अमाउंट क्या कर देगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो ये हमने सारा कुछ क्या देखना होता है, सेल्स टैक्स में सीखना होता है। फॉर एग्जांपल, इसने 1000 रुपये की खरीदारी, 1000 रुपये की सेल्स की, हमारे पास सेल टैक्स का रेट कितना है, 18% है। कितना टैक्स लिया होगा कस्टमर से, ये क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स कहलाएगा। बिकॉज आप रिसीव कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं कस्टमर से। तो मेरे लिए क्या कहलाएगा, ये आउटपुट टैक्स कहलाएगा। जब मैं सामान लेके आया था, फॉर एग्जांपल मैं सामान लेके आया 500 रुपये का, मैं 18% टैक्स पे करके आया था, तो 90 रुपीज़ मैंने पे किए, ये मेरा क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स। तो इस आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करवाऊंगा, रिमेनिंग अमाउंट किसको पे कर दी जाएगी, गवर्नमेंट को पे कर दी जा रही होगी। तो सेल्स टैक्स को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जो भी हम चैप्टर 1 में पढ़ के आए हैं। अब इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कह रहे हैं, अब खुद देखें। ये दुकानदार है, ये सामान लेके आया, जब ये सामान लेके आया इसने टैक्स पे किया, सेल्स टैक्स पे करके आया। वो था इसका इनपुट टैक्स, कितना पे किया था इसने, 90 रुपीज़। ये 90 रुपीज़ का टैक्स पे करके आया हुआ बैठा हुआ है। जब इसने कल को सेल्स की, इसने कितने की सेल्स की थी, 1000 रुपये की। जब 1000 की सेल्स की तो कस्टमर ने कितना दिया इसको टैक्स, 180। गवर्नमेंट कहती है इसको कि जो तुमने कस्टमर से टैक्स लिया है ना, आउटपुट टैक्स, 180 रुपये तुम्हारे पास आए,
उन 180 रुपये में से अपने 90 रुपये अपने पास वापस रख लो, बिकॉज इससे 90 पे किया था, ये 90 रुपीज़ अपने पास वापस रख लो, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो क्या कर दो, हमें पे कर दो। बताएं इससे क्या इस सेलर की पॉकेट में, इस दुकानदार की पॉकेट के ऊपर कोई बर्डन आया? क्या उसकी जेब से टैक्स का 1 रुपया भी निकला है? सारा टैक्स किसने पे किया है? कस्टमर ने पे किया है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कह रहे होते हैं कि ये डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली किससे निकलवाया जा रहा है, अवाम से निकलवाया जा रहा है। और सारे का सारा टैक्स कौन पे कर रहा है? अवाम ही पे कर रही है, बीच में दुकानदार कुछ नहीं पे कर रहा होता। मतलब आप आज जाते हैं, जाके आप पेप्सी पीते हैं, उसके ऊपर जितना भी टैक्स लिखा होगा वो सारा जब पेमेंट करेंगे वो आपकी पॉकेट से गया है सेल्स टैक्स। दुकानदार या इवन जब जिसने पेप्सी बना के बेची भी है उसकी पॉकेट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। सारा टैक्स किसने पे किया है? कस्टमर ने पे किया है। इसलिए इसे हम क्या कह रहे होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कह रहे होते हैं। तो इसमें कहानी है क्या? इसकी पूरी कहानी है आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स की। आउटपुट टैक्स क्या होता है? जब हम सेल्स करेंगे, जो कस्टमर से टैक्स रिसीव किया जाएगा वो मेरा क्या कहलाएगा? आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या होता है? जब हम सामान खरीद के लेके आएंगे, जो टैक्स हम पे करेंगे वो मेरा क्या कहलाएगा? इनपुट टैक्स। तो सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? जो आउटपुट टैक्स लिया उसमें से इनपुट टैक्स लेस करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो हम क्या कर देंगे? गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो कस्टमर से टैक्स लेके अपना टैक्स बीच में एडजस्ट करके रिमेनिंग अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना, सारा कुछ कहाँ पे सीखना है? हमने सेल्स टैक्स में सीखना है। समझ आई? आउटपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है? आउटपुट टैक्स कौन लेगा? कौन लेगा आउटपुट टैक्स? जो सेल कर रहा है, जो सप्लाई कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो कौन लेगा? वो आउटपुट टैक्स ले रहा होगा। इनपुट टैक्स कौन लेगा? जिससे आप खरीद के लेके आए हैं वो इनपुट टैक्स ले रहा होगा। तो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स आप लेस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर देंगे, तो ये आपकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी कहला रही होगी। अब जिस कस्टमर ने लिया है उसने चीज़ों को इस्तेमाल करना है, वो इस टैक्स को कहीं भी एडजस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज वो कौन है? एंड कंज्यूमर है। तो इस सेल्स टैक्स की पूरी कहानी हम किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे होंगे? मैन्युफैक्चरर के, बिजनेस के, बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से क्या कर रहे हैं? हम इसको पढ़ रहे होंगे। तो समझ आया कि सेल टैक्स में हमने करना क्या है, एक्चुअल कहानी क्या है? इसमें कोई सवाल है तो मेरे से बताएं। अब हम आगे चलते हैं। सेल्स टैक्स में ना आवाम आधी हो जाती है, उन्हें ये नहीं पता कि यार इसमें एक्चुअली कहानी चल क्या रही है क्या इसमें? आउटपुट टैक्स कौन पे कर रहा है? इनपुट टैक्स किस में से आ रहा है? आवाम को इसमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा होता। तो हकीकत में ये हमने सारे का सारा पढ़ना है मैन्युफैक्चरर, बिजनेसमैन, उसके पर्सपेक्टिव से हमने पढ़ना है। एंड कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से हमने नहीं पढ़ना। मतलब हमने अपने पर्सपेक्टिव से देखना कि भाई मैं इतने की चीज़ लेके आया हूँ, मैंने टैक्स पे किया है, तो मेरा ट्रीटमेंट क्या होगा, हमने ये नहीं देखना। हमने किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ना है? हमने किसके पर्सपेक्टिव से देखना है? हमने देखना है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? हमने देखा था कि सेल्स टैक्स की डिवीज़न हमने इस तरह से की थी कि पहले हम डेफिनेशंस करेंगे, फिर हम करेंगे प्रोविजन एंड रूल्स, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और एंड पे हम करेंगे रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन। और ये संडे हमारा ये वाला ऑन ही जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले हम देखते हैं सेल्स टैक्स किसे कहते हैं। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जो क्रैम करने वाली हैं, जो रट्टा मारना है आपने। कुछ डेफिनेशन ऐसी हैं जो सिर्फ रीड करनी है, पेपर में वो नहीं आती। कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जो कंसेप्चुअली हैं, उसमें से केस सिनेरियोज आते हैं। और दो ऐसे डेफिनेशंस हैं जो हमारे न्यूमेरिकल की बैकबोन बनती है, उसमें से हमारे न्यूमेरिकल्स निकलते हैं। तो ये हैं, जो याद करने वाली होगी वो बता दूंगा, जो क्रैम करने वाली होगी हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल्स टैक्स किसे कहते हैं। पेपर में वो आपसे कभी भी नहीं पूछेगा डिफाइन सेल्स टैक्स, लेकिन पता होना चाहिए सेल्स टैक्स क्या होता है कि कोई भी टैक्स, कोई भी एडिशनल टैक्स, कोई भी डिफ़ॉल्ट सरचार्ज जो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत आप कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या कहला रहा होगा? सेल्स टैक्स कहला रहा होगा। उसके अलावा कोई भी फ़ाइन, कोई भी पेनल्टी, कोई भी फ़ी,
जो सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक आप कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या कहला रहा होगा, आपका सेल्स टैक्स कहला रहा होगा। या कोई भी अमाउंट जो इस एक्ट के तहत आप रिसीव करेंगे वो क्या कहलाएगा, सेल्स टैक्स कहला रहा होगा। मतलब इस एक्ट के तहत कोई भी पेमेंट की जाएगी, कोई भी अमाउंट रिसीव की जाएगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा सेल्स टैक्स कहला रहा होगा। पेपर में ये नहीं पूछता। उसके बाद हम देखते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स तो आपको मेरे ख्याल से ये इनफ है समझाने के लिए कि आउटपुट टैक्स क्या होता होगा। जब आपको समझ भी आ गया कि आउटपुट टैक्स क्या होता है, कि जब आप गुड्स सप्लाई करते हैं, जब आप सेल्स वगैरह करते हैं चीज़ों को, तो जो कस्टमर से टैक्स ले रहे होते हैं, जब आप गुड्स बेच रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। जब आप गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के वक्त जब एफईडी चार्ज करते हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका आउटपुट टैक्स कहलाएगा। एफईडी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज देते हुए जो कस्टमर से टैक्स ले रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका आउटपुट टैक्स कहलाएगा। मतलब ये वो टैक्स है जो हम रिसीव कर रहे हैं। सेल्स की, टैक्स रिसीव किया, आउटपुट टैक्स है। सर्विसेज दी, टैक्स रिसीव किया, ये क्या कहलाएगा, हमारा आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। तो पेपर में ये भी नहीं पूछता वो। उसके बाद है इनपुट टैक्स। हाँ, अगर नसीब बहुत ख़राब हो तो डेफिनेशन पूछ सकता है आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स की, अदरवाइज़ नहीं पूछता वो। इनपुट टैक्स क्या है कि जब आप सामान खरीद के लेके आएंगे, जब गुड्स परचेज़ करते हुए जो टैक्स पे किया, वो क्या कहलाएगा, आपका इनपुट टैक्स कहलाएगा। जब आपने सर्विसेज वगैरह ली, सर्विसेज लेते हुए टैक्स पे किया, इनपुट टैक्स कहलाएगा। गुड्स इंपोर्ट की, इंपोर्ट करते हुए जो टैक्स पे किया, वो क्या कहलाएगा, आपका इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हुए अगर जो एफईडी पे करते हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। उसके अलावा अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर में अगर आप कोई गुड्स वगैरह सप्लाई कर रहे हैं, जो आप टैक्स पे करते हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका इनपुट टैक्स कहला रहा होगा। तो जो आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। इनपुट टैक्स क्या है, जो आप पे करते हैं। आउटपुट टैक्स क्या है, जो कस्टमर से आप रिसीव कर रहे होते हैं। तो इस आउटपुट टैक्स में से आप ये इनपुट टैक्स लेस करेंगे, जो रिमेनिंग टैक्स लायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, वो गवर्नमेंट को पे हो जाएगी। इज दैट क्लियर? उसके बाद है पर्सन। अच्छा, आपने गौर किया हो कि आउटपुट टैक्स में भी वर्ड लिखा होता है रजिस्टर्ड पर्सन का, और यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे बात रजिस्टर्ड पर्सन की। पहले बात करते हैं पर्सन क्या होता है। चैप्टर 4 में पर्सन पढ़ के आए हैं। क्या होता है पर्सन? वो जो पर्सन हमने वहाँ पढ़ा है ना, वही पर्सन कौन है, हमारा सेल्स टैक्स में है। क्या होगा? इंडिविजुअल, एओपी, गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या कभी फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो क्या होगी, हमारी पर्सन कंसीडर हो रही होती है। जो हम इनकम टैक्स में पढ़ के आए हैं पर्सन, वही कौन है, हमारा सेल्स टैक्स में भी पर्सन कंसीडर हो रहा होता है। अच्छा, टैक्स पे करना है, सेल्स टैक्स पे करना है, किस एक्टिविटी के ऊपर टैक्स पे किया जाएगा? रिमेंबर, उन एक्टिविटीज़ के ऊपर जो टैक्सेबल एक्टिविटी है। अब सवाल ये है कि टैक्सेबल एक्टिविटी क्या होती है, उसको हमने देखना। देखिए, हम बेशुमार माशरे में काम हो रहे हैं, सेल्स हो रही हैं, परचेजेज़ हो रही हैं, आप गिफ्ट करते हैं, आप डोनेशन करते हैं, चैरिटी कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, पम्फलेट्स बेच रहे होते हैं, सारी एक्टिविटी हैं। अब जैसे पम्फलेट्स बेचने के ऊपर टैक्स नहीं है, गिफ्ट्स देने के ऊपर टैक्स नहीं है। क्यों? बिकॉज टैक्स हमेशा किसके ऊपर चार्ज होगा? सिर्फ उन एक्टिविटीज़ के ऊपर चार्ज होगा जो टैक्सेबल एक्टिविटी होंगी। और हम चूँकि सेल्स टैक्स पढ़ रहे हैं, सेल्स टैक्स हमारे सिलेबस में सिर्फ गुड्स की सेल परचेज के ऊपर है। सर्विसेज टैक्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। सर्विसेज का टैक्स जो है वो स्कोप है प्रोविजनल टैक्सेस में आता है, और सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स पढ़ने के लिए आपको C5 5 में आना पड़ेगा, और C5 5 में आने के लिए आपको पता है आपको कितना अर्सा दरकार है। तो यहाँ पे हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? गुड्स के सेल एंड परचेज के बारे में पढ़ेंगे। गुड्स बेचना, उसके बारे में देखना है। तो सबसे पहली बात है, हमें देखना पड़ेगा कि एक्टिविटीज़ हमारी कौन सी हैं। बिकॉज हर एक्टिविटी के ऊपर सेल टैक्स चार्ज नहीं होता। AC ठीक करवाया है, वो बंदा आया है, ठीक कर गया, एक्टिविटी तो है, सेल्स टैक्स चार्ज नहीं है। आपके पास AC है, ख़राब हो गया, जाके वारंटी में ठीक करवा लिया, एक्टिविटी है, सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हो रहा। आप जाके गाड़ी के पार्ट्स वारंटी में रिप्लेस करवा लेते हो, एक्टिविटी वो भी है, सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हो रहा। अब सेल्स टैक्स किसके ऊपर चार्ज होगा? हमेशा
टैक्सेबल एक्टिविटी के ऊपर, बिकॉज कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो टैक्सेबल हैं, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो एग्जेम्प्ट हैं। जो एग्जेम्प्ट एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर कभी भी टैक्स चार्ज नहीं होगा। किसके ऊपर चार्ज होगा? टैक्सेबल एक्टिविटी पे चार्ज होगा। तो टैक्सेबल एक्टिविटी क्या होती है उसको हमने देखना है, उसकी डेफिनेशन हमने देखनी है। टैक्सेबल एक्टिविटी का मतलब है कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी मुआशी सरगर्मियाँ जिसमें आपका बिजनेस इन्वॉल्व है, जिसमें आपका गिव एंड टेक ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व है, कैरिड आउट बाय अ पर्सन वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट। मतलब आप पैसों के लिए कर रहे हैं या चैरिटी के पर्पस पे के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सी है? मुआशी सरगर्मी है, जिसमें क्या कुछ शामिल होगा वो आपने ये देखना है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? सेल परचेज, जहाँ पे पैसे के ट्रांजैक्शन हो रहे, चीज़ें जा रही हैं, चीज़ें आ रही हैं, पैसा आ रहा है, उसको देखते हैं। अब इसमें क्या कुछ शामिल होगा कि कोई भी ट्रेड, कोई भी एक्टिविटी जो आप इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहला रही होगी, और वो टैक्सेबल एक्टिविटी होगी। आपकी दुकान है फर्नीचर की, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो ये क्या है? आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी, बिकॉज आप वो कारोबार कर रहे हैं। अब जब आप फर्नीचर बेचेंगे, खरीदेंगे, आपके ऊपर क्या होगा? टैक्स चार्ज होगा। लेकिन आपके घर का फर्नीचर है, आप उसको जाके बेच आते हैं, वो तो वन टाइम की है ना, वो तो आप उसका कारोबार नहीं कर रहे। लेकिन जाके आप अपने घर का फर्नीचर बेच के आएंगे, उसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। क्यों? बिकॉज वो एक्टिविटी टैक्सेबल नहीं है। टैक्सेबल एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होगी? जो आप कारोबार की फॉर्म में कर रहे हैं। अगर आपका फर्नीचर का शोरूम है, वहाँ पे फर्नीचर बेचना क्या है? आपका टैक्सेबल एक्टिविटी है। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो फिर क्या है? आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी है। आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो क्या होगी? आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी होगी। उसके अलावा कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं या दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी क्या है? आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी। जैसे हायर है, ये क्या कर रहे हैं? गुड्स बना के बेच रहे हैं, एसी बेच रहे हैं, फ्रिज बेच रहे हैं, ये गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, इनके लिए क्या है? ये टैक्सेबल एक्टिविटी है। उसके अलावा ये एसी की इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। आप इन्हें कॉल करें, ये आके आपका एसी लगा देंगे, और दोनों ही प्रोवाइड करते हैं कि आप हमसे एसी ले लें, हम आपको क्या करेंगे? एसी इंस्टॉल भी करवा देंगे। तो आप गुड्स प्रोवाइड कर दें, सर्विसेज प्रोवाइड कर दें, या दोनों प्रोवाइड कर दें, तो ये भी क्या कहलाएगा? आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होगी। या कोई भी वन ऑफ एडवेंचर जो आप कर रहे हैं, कोई भी वन टाइम इवेंट हुआ है जो आपकी ट्रेडिंग के साथ मुंसलिक था, कोई वन टाइम चीज़ बेच दी है बिजनेस के साथ साथ रख के, वो भी क्या होगी? आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी में आ रही होगी। या कोई भी पॉइंट डी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स में आ सकता है कि एनीथिंग डन और अंडरटेकन ड्यूरिंग द कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कि जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, जब आपने अपना बिजनेस बनाया था, बिजनेस स्टार्ट करते हुए या बिजनेस बंद करते हुए कोई आप चीज़ कर दें, मतलब ट्रायल प्रोडक्शन करते हैं, सैंपल्स बना रहे होते हैं, प्रोटोटाइप्स बना रहे होते हैं, वो भी चीज़ें किस में शामिल होंगी? टैक्सेबल एक्टिविटी में शामिल होंगी। तो अगर आप देखें, उसने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, तकरीबन हर एक चीज़ किसका पार्ट बना दिया? उसने टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट बना दिया। कारोबार कर रहे हैं तब भी एक्टिविटी है, सर्विसेज दे रहे हैं तब भी एक्टिविटी है, कारोबार में कोई एक आधा इवेंट कर दिया वो भी एक्टिविटी है, कारोबार शुरू करते हुए, कारोबार बंद करते हुए अगर हमने कोई काम कर दिया है तो वो भी हमारी क्या है? टैक्सेबल एक्टिविटी कंसीडर हो रही है। ऐसा ही है। सर, आपने कहा घर की चीज़ें बेचे तो नहीं होता, तो बिजनेस बेचे, यहाँ लाके लैपटॉप की दुकान है, फिर घर का अपना एसी बेचे, तब भी नहीं होगा? नहीं होगा। आपका बिज़नेस जो है वो गंदम बेचने का है, आपने एक दफ़ा चावल की बोरियां ही बेच दी हैं, तो वन टाइम ही किया ना, वन ऑफ एडवेंचर है। इसमें टैक्सेबल एक्टिविटी में क्या कुछ आएगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, टैक्सेबल एक्टिविटी की एक्सेप्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पास्ट पेपर में 3 नंबर का सवाल आ चुका हुआ है कि बताएं टैक्सेबल एक्टिविटी में क्या कुछ नहीं आएगा। और अगर आप जाके इसके एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे, कोई 10% बच्चे जो है थे वो ये लिख पाए थे।
मतलब बच्चों को पता ही नहीं था कि ये चीज़ें जो हैं वो टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनती। देखें, जो पार्ट बनेगा वो ऑलमोस्ट सब कुछ ही था। बिज़नेस कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं, वो सब कुछ ही क्या था, टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट बन रहा था। जो इसका पार्ट नहीं बनेगा वो इम्पॉर्टेंट है, वो इसके एक्सेप्शंस जो हैं वो क्या है कि जो भी एम्प्लॉय की एक्टिविटी हैं, जो एम्प्लॉयमेंटशिप में आती हैं, वो कभी भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होती। बिकॉज एम्प्लॉय क्या है, मुलाजिम, उसको हायर किया गया है, उसको रखा गया नौकरी पे, उसको पैसे दिए जा रहे हैं काम करने के, मुलाजिम है, इसलिए वो जो अपनी इस कैपेसिटी में काम करके दे रहा है वो उसकी एम्प्लॉयमेंटशिप में आएगा, वो कभी भी टैक्सेबल एक्टिविटी में शुमार नहीं होगा। एम्प्लॉय कोई भी सर्विसेज अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयमेंटशिप में, वो किसका पार्ट बनेगा, वो उसकी एम्प्लॉयमेंटशिप का पार्ट बनेगा, वो नौकरी का पार्ट बनेगा, वो कभी भी इस पर टैक्सेबल एक्टिविटी में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी फर्म में एज अ आर्किटेक्ट के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको जो आपका ओनर है, मालिक है, वो क्या कर रहा होगा, सैलरी पे कर रहा होगा, आप उसको नक्शे बना के दे रहे हैं, आप उसको डिज़ाइन बना के दे रहे हैं। वो क्यों बना के दे रहे हैं, बिकॉज आपकी वो जॉब का पार्ट है, आपको सैलरी मिलती है। लेकिन आपने जाके पार्ट टाइम भी ये काम कर रहे हैं, शाम के टाइम बैठ के नक्शे बना के बेच रहे हैं। अब जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो तो आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी है ना, पार्ट टाइम है, आप नक्शे बना के दे रहे हैं, प्राइवेट काम कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, वो आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी है, उसके ऊपर आप टैक्स लेंगे। लेकिन जो सुबह के टाइम आप जहाँ पे जा रहे हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, उनको नक्शे बना के दे रहे हैं, वो आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। क्यों? बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, उनकी नौकरी कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं। तो मुलाजमत करते हुए अगर हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट नहीं बन रही होती। इज दैट क्लियर? उसके अलावा कोई भी एक्टिविटी जो इंडिविजुअल कर रहा है एज अ प्राइवेट रिक्रिएशनल एक्टिविटी या एज अ हॉबी, मतलब आप कहते हैं जी मुझे ड्राइंग आती है, स्केचिंग आती है, आप उसको एज अ हॉबी अडॉप्ट करके बैठे हुए हैं, या आप बाथरूम सिंगर हैं, आप कहते हैं जी मैं गाने गाता हूँ कभी कभी जाके, तो वो जब आप काम कर रहे हैं वो क्या होंगे, आपकी वो पर्सनल एक्टिविटी है, वो हॉबी है, वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, उसके ऊपर हम कभी भी टैक्सेबल एक्टिविटी उसको कंसिडर नहीं कर रहे होते हैं। सर्विस में शामिल नहीं होगा? कौन सा भाई, हॉबी कौन सर्विस होती है बता? सर किसी को हम दे रहे हैं ना, कोई पैसे नहीं देगा भाई हॉबी कौन सर्विस होती है? शौक में कर रहे हो काम। सर तो इसमें टैक्स इस चैप्टर में क्यों आ रहा है? जब तक किसी कोई चीज़ तो पकड़ाएंगे ना, ये क्या पढ़ रहे हैं, ये हम क्या पढ़ें कि ये नहीं आएगा। अगर वो प्रोफेशनल पेंटर है, उसका बिजनेस है पेंटिंग करके बेचने का, तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी है। हमने क्या पढ़ा है कि अगर आप उसको एज अ बिज़नेस कर रहे हैं तो वो आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी है। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिज़नेस नहीं कर रहे, आप तो एज अ हॉबी लेके चल रहे हैं, आप प्राइवेट रिक्रिएशनल एक्टिविटी तो कभी कभी स्केच कर लिया बैठ के, तो वो आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहला रही होगी। स्केच करके अपने पास रख लिया, अपने पास रख लो, किसी को दे दो, दोगे मार खाओगे। तो ये क्या होगा, आप किसका पार्टी बनेगा। उसके अलावा इंडिविजुअल के अलावा कंपनीज होगी, एओपीज होगी, अगर ये कोई प्राइवेट एक्टिविटीज़ कर रही हैं, मतलब ईद मिलन पार्टी कर ली, यहाँ जाके बर्जर पेंट वालों ने एसओएस में पेंटिंग डे रखवा दिया, पेंट तो जा रहे हैं बट वो एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, तो वो भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहला रही। तो ये 3 एक्सेप्शंस हैं। इनके अलावा अगर कोई भी काम हम करेंगे तो वो हमारी टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनेगा। इनके अलावा जितने भी काम हैं वो टैक्सेबल एक्टिविटी का, ये 3 एक्सेप्शंस हैं। पास्ट पेपर में ये 3 नंबर की एक्सेप्शंस आती हैं, थ्योरेटिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखनी है कि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनेंगी। इज दैट क्लियर? ये पास्ट पेपर में आपको सवाल मिलेगा, इसमें कोई सवाल है तो बताएं। इसमें कोई सवाल है तो बताएं। सर अगर मास्टर पेंट वाले हैं वो दीवारों को वैसे पेंट कर रहे हैं हॉबी के तौर पे, हाँ, तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। आप जाके देखते हैं दीवारों पे आप ग्राफिटी कर देते हैं बिला वजह की, यहाँ पे गंद लगा हुआ, यहाँ लिखा हुआ कूड़ा फेंकना मना है, वहाँ जाके आप कोई आर्ट वर्क ड्रॉ करके आते हैं, तो ये आपकी क्या है, हॉबी? पैसे भी नहीं लेते, तो ये आपकी कभी भी टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट नहीं बन रही है। पैसे भी ले लें तब भी। हॉबीज़ के पैसे कौन लेता है भाई, तू बता, कौन बंदा है जो हॉबी के पैसे लेते हैं?
जो हॉबी के पैसे होते हैं वो हॉबी में बिज़नेस है, आप फिर वो बिज़नेस करें, वो आपकी हॉबी नहीं है। अब आतिफ असलम के लिए गाना गाना मेरी हॉबी है, मैं पैसे भी ले रहा हूँ, चपेटे मारेंगे सारे इसको मिलके। हॉबी वो है कि आप उसको चार्ज नहीं कर रहे, आप उसके चार्ज करें, फिर वो आपकी हॉबी नहीं, आपका बिज़नेस बन जाता है वो। उसके बाद है हमारे पास टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है? सप्लाई अदर देन एग्जेम्प्ट सप्लाई, मतलब वो जो हम सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इंपोर्टर से लेके एंड कंज्यूमर तक, जिसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज किया जा रहा है मुख्तलिफ रेट्स के ऊपर, 18% के ऊपर, 15% के ऊपर, 20% के ऊपर, 25% के ऊपर, 0% के ऊपर भी, उसे हम क्या कहेंगे? टैक्सेबल सप्लाई कह रहे होंगे। बस इसमें कौन सी सप्लाई नहीं आएगी? एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं आएगी, बिकॉज उसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह चार्ज नहीं हो रहा होता। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में वो आपसे टैक्सेबल सप्लाई का डेफिनेशन नहीं पूछेगा। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ज़ीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है। अभी जाके हम आई गेस परसों तफसीलन पढ़ेंगे ज़ीरो रेटिंग क्या होती है, कि ये वो सप्लाईज़ है जिसमें आप गुड्स तो बेच रहे हैं लेकिन उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होता है 0% के ऊपर। आप सेल्स टैक्स तो लेते हैं बट किस परसेंटेज के ऊपर ले रहे होते हैं? 0% के ऊपर ले रहे होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? ज़ीरो रेटेड सप्लाई कहते हैं। 0% पे क्यों लेते हैं, लॉजिक क्या होती है, परसों हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे कि ज़ीरो रेटिंग क्या होती है। लेकिन ये सप्लाईज कौन सी हैं? चीज़ें बेची हैं, टैक्स लिया है, लेकिन किसके ऊपर लिया है? 0% के ऊपर हमने लिया है। और एग्जेम्प्ट सप्लाईज कौन सी होती हैं कि हम इनको सप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन इसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स है ही नहीं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? एग्जेम्प्ट सप्लाईज कहला रही होती हैं। एग्जेम्प्ट और ज़ीरो रेटिंग में डिफरेंस क्या होता है, 1-2 दिन में हम क्या कर रहे होंगे? डिस्कस कर रहे होंगे, इसलिए वहाँ पे तफसील में पढ़ेंगे स्केड्यूल्स कौन से होते हैं, किस तरह वर्क करते हैं, इसलिए पेपर में ये भी डेफिनेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, हम पढ़ रहे हैं सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स जो है वो किसके ऊपर चार्ज होता है? गुड्स के ऊपर चार्ज होता है, बिकॉज हम पढ़ के आए हैं कि सब सप्लाई ऑफ गुड्स होगी, सेल्स ऑफ गुड होगी, उसके ऊपर क्या किया जाएगा? उसके ऊपर जो है सेल्स टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो जब हम गुड्स को सप्लाई करेंगे तो क्या किया जाएगा? सेल्स टैक्स चार्ज किया जाएगा। अब सवाल ये है, गुड्स किसे कहते हैं? माइंड में आता है अशिया, चीज़ें, वही हमारी गुड्स कहलाती हैं ना। लेकिन टैक्स में, सेल्स टैक्स में गुड्स को एक्सप्लेन्ड किया गया है। गुड्स क्या होती हैं? कहते हैं गुड्स में क्या कुछ शामिल है? प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली को बनाना, उसको ट्रांसमिट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये भी गुड्स है। हर किस्म की जो आपकी प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब गाड़ियाँ, घड़ियाँ, एसेट्स जितने भी हैं मूवेबल, वो भी क्या हैं? आपके गुड्स हैं। बट अदर देन किस किस के? एक्शनेबल क्लेम, स्टॉक, शेयर्स एंड सिक्योरिटी। इनके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या आपकी कहलाती हैं? वो गुड्स कहला रही होती हैं। रिमेंबर जितने भी आपके मूवेबल एसेट्स हैं ना, आप जब भी बेचेंगे उनके ऊपर क्या होगा? सेल्स टैक्स चार्ज होगा। लेकिन जो आपकी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसमें आता है लैंड, बिल्डिंग आता है, इसकी सेल के ऊपर, इसके डिस्पोजल के ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। तो जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स के स्कोप से क्या है? बाहर है। इसलिए लैंड वगैरह बेचने के ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। एसी बेचेंगे सेल्स टैक्स चार्ज है, पंखा बेचेंगे सेल्स टैक्स चार्ज है, घड़ियाँ बेचेंगे सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा होगा, गाड़ियाँ बेचेंगे सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा होगा। लेकिन फ्लैट बेच रहे हैं, फ्लैट बेचने के ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं हो रहा होगा। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, ये एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? बिकॉज ये भी गुड्स का पार्ट नहीं बनते। एक्शनेबल क्लेम्स क्या हैं कि आपके पास आज क्लेम है, फ्यूचर में जाके क्या करेंगे आप? उसके ऊपर कोई किसी किस्म का एक्शन ले सकते हैं। जैसे प्रोमिसरी नोट होता है, डिस्काउंट कूपन्स वगैरह होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह होते हैं, उसकी बात करते हैं। आप फॉर एग्जांपल शॉपिंग करने गए, आपने शॉपिंग की 10,000 से ऊपर, आपको उन्होंने एक डिस्काउंट कूपन दे दिया कि आप नेक्स्ट टाइम जब हमारे पास आएंगे ना
अब हमें ये कूपन शो कीजिएगा, हम आपको 500 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे। अब ये जो कूपन है ये क्या है, आपका एक एक्शनेबल क्लेम है कि मुस्तकबिल में जब आप आएंगे हमारे पास, अब हमें कूपन दिखाइएगा, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। ये जो कूपन्स वगैरह होते हैं ये भी कभी भी गुड्स का पार्ट नहीं बनते, मतलब डिस्काउंट कूपन्स वगैरह के ऊपर हम कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं कर रहे होते। इवन जो कैश होता है, पैसे हो गए, स्टॉक्स हो गए, शेयर्स हो गए, इनके ऊपर भी हम कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर रहे होते। एग्जांपल आप ज़रा रीड कर लें, आपको समझ आ जाएगा कि डिस्काउंट कूपन और एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं और क्या नहीं होते। मुझे बताएं कौन सी दुकान है जहाँ 10 की शॉपिंग करने 5 का डिस्काउंट मिलता है? नहीं, वैसे एग्जाम्पल नहीं करता, मतलब दुकानें बंद करनी है हमने, नहीं हम घर चले जाते हैं, फिर शॉपिंग करेंगे 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा 5,000 का। वाह, हाँ वो मैं बताता हूँ एक चीज़ जो आज के दिन आपकी 100 रुपीज़ की है ना, जैसे जगह मगस्त आनी है वो हो जाएगी 180 की, फिर इसके ऊपर लगाएंगे 50% डिस्काउंट और 90 की बेच रहे होंगे, क्या हो गया? तो क्या हो गया? ये क्लियर कर लिया, रीड कर लिया, समझ आ गया? ये डिस्काउंट कूपन्स, ये कैश हो गया, स्टॉक हो गया, शेयर्स हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह हो गई, ये गुड्स नहीं है। और जो गुड्स ही नहीं है उनके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हो सकता। क्लियर है? पेपर में ये पूछेगा, पेपर में पास पेपर में सिर्फ एक अटेम्प्ट ऐसी है जिसमें उसने डिस्काउंट कूपन पूछे हैं अभी तक न्यूमेरिकल में, उसके अलावा उसने अभी तक नहीं पूछा। तो ये पूछ सकता है। तो गुड्स की डेफिनेशन आपने देखनी है। देखिए, जो चीज़ गुड्स हैं उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा, जो चीज़ गुड्स नहीं है उसके ऊपर सेल्स टैक्स कभी भी चार्ज नहीं होगा। तो ये पेपर में आपको कोई एडजस्टमेंट गिवन करेगा तो आपने फ़ैसला करना है क्या वो गुड्स की कैटेगरी में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा। माइट भी वो गिवन कर दे कि ये कंपनी है, चीज़ें वगैरह बेच रही है और उसने अपने इतने शेयर्स भी साथ बेच दिए, चिपका देगा बीच में। जब उसने शेयर्स बेचे होंगे साइंसदान समझेंगे शेयर्स हैं, इसके पर भी हम सेल्स टैक्स चार्ज कर लेते हैं, उस सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। वो पेपर में गिवन कर सकता है कि ये आपने अपना प्लांट बेच दिया, मशीनरी बेच दी है, व्हीकल बेच दी है, अब वो मूवेबल है, वो गुड्स के कैटेगरी में आते हैं। साथ कहेगा आपने बिल्डिंगें बेच दी है, अब बिल्डिंग क्या है, इमूवेबल है, अब वो गुड्स की कैटेगरी में नहीं आती, तो बिल्डिंग के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। बट प्लांट के ऊपर, व्हीकल के ऊपर क्या हो रहा होगा, सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा होगा। तो गुड्स की डेफिनेशन जो है वो कंसेप्चुअली बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने देखना है, इसको हमने लेके चलना है। ठीक है, उसके बाद है टैक्सेबल गुड्स। में भी याद करने की जरूरत नहीं है क्या होते हैं टैक्सेबल गुड्स। ये वो गुड्स हैं जो एग्जाम्प्ट नहीं है, मतलब ऑल गुड्स विच आर अदर देन टैक्सेबल गुड्स कौन से कहलाती हैं आपकी, सॉरी विच आर अदर देन एग्जाम्प्ट गुड्स, वो क्या कहलाती हैं आपकी, टैक्सेबल गुड्स कहला रही होती हैं। मतलब वो तमाम गुड्स जो एग्जाम्प्ट नहीं है वो क्या हैं आपकी टैक्सेबल गुड्स कंसिडर हो रही होती हैं। या वो तमाम सर्विसेज जो एग्जाम्प्ट नहीं है जिनके ऊपर टैक्स चार्ज हो रहा होगा वो क्या कहलाएंगी आपकी टैक्सेबल सर्विसेज कंसिडर हो रही होंगी। तो गुड्स, उसके बाद टैक्सेबल गुड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिसके ऊपर टैक्स लगाना है क्या वो गुड्स हैं भी कि नहीं। अगर वो गुड्स हैं ही नहीं, वो गुड्स की कैटेगरी को, उसके डेफिनेशन को फुलफिल ही नहीं करती तो टैक्स नहीं लगेगा। अगर वो गुड्स हैं फिर हम देखेंगे क्या वो गुड्स टैक्सेबल हैं कि नहीं टैक्सेबल। अगर वो टैक्सेबल नहीं होंगी टैक्स नहीं लगेगा, अगर वो टैक्सेबल होंगी तो फिर क्या किया जाएगा, उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जा रहा होगा। यहाँ तक रखते हैं, आप लोग सारे फोर्थ लग रहे हैं मुझे इस वक्त। तो यहाँ पे कब्रिस्तान बनाओ, आखिरी आरामगाह, रूम नंबर 5। तो कल हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं आगे, कल डेफिनेशन हमारी वाइंड अप हो जाएंगी इंशाल्लाह।